Good morning, students. Welcome to all of you. अर्पित शुक्ला, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा. सुशील यादव, गुड मॉर्निंग. सुषमा यादव, सलोनी विश्वकर्मा, वेरी गुड मॉर्निंग. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास. As we discussed in previous class, a very important property of the light, which is light always takes those paths in which it takes either minimum or maximum time. इसकी बात हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे. ठीक है. लाइट की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि लाइट कभी भी किसी भी मीडियम में जब एक जगह से दूसरे पोजीशन तक जाएगी तो हमेशा उस पाथ पर चल करके जाएगी जिस पाथ पर चलने में समय जो है या तो वो मिनिमम ले या फिर मैक्सिमम ले. अगर मिनिमम टाइम होगा तो मैक्सिमम टाइम डिफाइन नहीं हो पाएगा, और अगर मैक्सिमम टाइम लेगा तो फिर मिनिमम टाइम डिफाइन नहीं हो पाएगा. कुछ केसेस में मिनिमम टाइम लेता है तो कुछ केसेस में मैक्सिमम टाइम लेता है. इस बात को याद रखेंगे आप कि ये लाइट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि लाइट हमेशा उस पाथ पर चलेगी जिस पाथ पर चलने में समय या तो मिनिमम हो या फिर मैक्सिमम हो. इसकी बात हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं. ठीक है. राजेश कुमार, गुड मॉर्निंग बेटा. तो चलो भाई आ जाओ फटाफट. दिनकर शर्मा, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा. सब लोग आ जाओ और स्टार्ट करते हैं लेक्चर. हम लोग आगे का काम करते हैं. तो लाइट की इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से जो है हम लोग चलिए लाइट के रिफ्लेक्शन के लॉ को प्रूफ करके देखते हैं. सब लोगों को रिफ्लेक्शन का लॉ मालूम है. इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम होते हैं. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सेम प्लेन में होते हैं. दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. इस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग कई तरीके से जो है दिखा सकते हैं. इसका प्रूफ कई तरीके से किया जा सकता है. उनमें से सबसे सिंपलेस्ट जो है प्रूफ वो हम लोग लाइट की इस प्रॉपर्टी से जो है करने वाले हैं जो अभी मैंने आपके सामने बोली. प्रॉपर्टी फिर से सुन लीजिए एक बार, जो लोग लेट में ज्वाइन किए हैं. दिनकर शर्मा, राजेश कुमार, सलोनी विश्वकर्मा, सुषमा यादव, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे. लाइट हमेशा उस पाथ पर चलेगी जिस पाथ पर चलने में समय या तो मिनिमम या फिर मैक्सिमम. इज इट क्लियर? तो चलिए इसी प्रॉपर्टी की हेल्प लेते हैं और हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का प्रूफ करके देखते हैं. और उसके बाद जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर बेस्ड जो है हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस भी करते हैं. ठीक. तो आज की क्लास का हमारा जो है आर्टिकल यही रहेगा जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शन पर बात करने वाले हैं. ओके. एक बात आप लोग लाइट के बारे में और भी जानते हो कि इन अ यूनिफॉर्म मीडियम, ठीक है, इन अ यूनिफॉर्म मीडियम लाइट ऑलवेज ट्रेवल ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ. ध्यान रहे, यूनिफॉर्म मीडियम में लाइट का जो प्रोपेगेशन होता है वो रेक्टिलिनियर होता है. रेक्टिलिनियर मींस एक स्ट्रेट पाथ पर जो है लाइट प्रोपेगेट करेगी. लेकिन ये हमेशा नहीं. कब? जब यूनिफॉर्म मीडियम होगा. ठीक है. नॉन यूनिफॉर्म मीडियम में लाइट का प्रोपेगेशन रेक्टिलिनियर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. वो हम लोग आगे देखेंगे. किसी कर्विलिनियर पाथ के ऊपर भी लाइट चल सकती है लेकिन उसमें मीडियम नॉन यूनिफॉर्म होगा. बट यूनिफॉर्म मीडियम में लाइट हमेशा रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन करता है. इस बात को भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं लाइट की इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से, जिसमें हम बोलते हैं कि लाइट हमेशा उस पाथ पर चलेगा जिसमें समय या तो मिनिमम ले या फिर मैक्सिमम ले. तो चलिए इसको करके देखते हैं. ठीक है. तो एक यूनिफॉर्म मीडियम है. मान लिया कि इन यूनिफॉर्म मीडियम की बात कर रहे हैं हम लोग. इन यूनिफॉर्म मीडियम. ठीक है. तो एक बात हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि किसी यूनिफॉर्म मीडियम में जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या रहेगी? हर जगह पर सेम कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट तभी चेंज होगी जब मीडियम चेंज होगा. और यहां पर मीडियम हम लोग यूनिफॉर्म ले रहे हैं, इसका मतलब कि हर जगह पर जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी. तो वेलोसिटी जो है लाइट की वो कांस्टेंट हो गई. ठीक है. अब अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी एक पॉइंट ए से, इसी यूनिफॉर्म मीडियम में किसी एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक जो है किसी लाइट को जाना है. ठीक है.
इनिशियल टी इज इक्वल टू 0 पर पोजीशन ए और टाइम टी इज इक्वल टू टी मान लो लेता है पोजीशन बी तक पहुंचने में। ठीक, क्या चलिए इसे हम लोग इनिशियल पोजीशन बोल रहे हैं और इसे बोल रहे हैं फाइनल पोजीशन। तो यूनिफॉर्म मीडियम में हमने 2 पॉइंट मार्क कर दिए, इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन बी, और हम चाहते हैं कि लाइट इनिशियल ए से फाइनल बी तक जो है जाए। तो सबसे पहले आप लोग हमें ये बताओगे कि इनिशियल ए से फाइनल बी तक जाने के लिए कुल कितने पाथ पॉसिबल हैं? तो आंसर क्या होना चाहिए भाई? इनफाइनाइट। देयर आर मेनी नंबर ऑफ पाथ, ठीक है, कैन बी टेकन बाय द लाइट टू मूव फ्रॉम ए टू बी। ए से बी यानी पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जाने के लिए बहुत सारे पाथ पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक, उनमें से कुछ पाथ मैं आपको दिखा रहा हूं। मान लो कि एक पाथ जो है ए से बी तक जाने का ये हो गया, एक पाथ जो है ये स्ट्रेट चलो हमने ले लिया ए से बी तक जाने का, एक पाथ ऐसे भी हम लोग ले सकते हैं। ऐसे जो है बहुत सारे जो है पाथ यहां पर हम लोग बना सकते हैं इनिशियल ए से बी तक जाने के लिए। ठीक है, अब इन सभी पाथ में से लाइट केवल और केवल एक ऐसा ही पाथ लेगा, एक यूनिक पाथ ही लेगा जिस पर चलने में उसे समय या तो मिनिमम लगा हो या फिर मैक्सिमम लगा हो। राइट, अब मीडियम यूनिफॉर्म है, मतलब वेलोसिटी क्या है भाई? कांस्टेंट है। हमें बात टाइम की करनी है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, और टाइम के बारे में हम लोग जानते हैं कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई स्पीड टेकन। जितना डिस्टेंस वो चले और जिस स्पीड से चले उसी डिस्टेंस और स्पीड का जो रेशियो होगा दैट इज कॉल्ड टाइम टेकन बाय द लाइट। और स्पीड कांस्टेंट है। ये 3 पाथ हमने दिखाए हैं, ऐसे और भी बहुत सारे पाथ हो सकते हैं ए से बी तक जाने के लिए। हर पाथ की लेंथ जो है क्या होगी भाई? अलग अलग। सारे पाथ की लेंथ सेम नहीं है, हर पाथ की लेंथ क्या होगी? अलग अलग होगी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट हर पाथ की क्या हो रही है? अलग अलग। अगर मैं ये बोलूं कि इस पाथ पर चले तो डिस्टेंस कुछ और कवर करेगा, इस पाथ पर चले तो कुछ और कवर करेगा, इस पर चले तो कुछ और कवर करेगा, लेकिन यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि हर पाथ में चलने पर स्पीड क्या हो रही है? कांस्टेंट हो रही है, सेम हो रही है, क्योंकि ये सारे पाथ जो है एक ही मीडियम में है। यानी v की स्पीड से इस पाथ पर भी लाइट चलेगा तो लेगा, और इस पाथ पर चले तो भी उसकी स्पीड क्या होगी? v, और इस पाथ पर चले तो भी उसकी स्पीड क्या होगी? v होगी। स्पीड तो सेम है भाई। हमें बात टाइम की करनी है, तो यहां से अपने को यह दिख गया कि स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब कि टाइम प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया। हमें टाइम को या तो मिनिमम करना है या फिर क्या करना है? मैक्सिमम। तो टाइम प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ रहा है। टाइम मिनिमम और मैक्सिमम होने का मतलब क्या? डिस्टेंस मैक्सिमम और मिनिमम हो यार। अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट मिनिमम होगा तो समय भी क्या हो गया? मिनिमम। और डिस्टेंस अगर मैक्सिमम कवर करेगा तो समय भी जो है मैक्सिमम लेगा। ध्यान से अगर हम लोग देखें तो यहां पर जो है मैक्सिमम डिस्टेंस जो है डिफाइन नहीं हो पा रहा है। ऐसे और भी पाथ हो सकते हैं। एक पाथ ऐसे हम लोग बढ़ा करके यहां तक पहुंचाएं ए से बी तक के लिए, इस पाथ की लेंथ इससे भी ज्यादा हो जाएगी। सबसे ज्यादा जो है लेंथ वाला पाथ कौन होगा? वो डिफाइन नहीं हो रहा है। यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस लाइट ए से बी तक जाने में कितना लेगा वो हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो है डिस्टेंस ट्रेवल डिफाइन नहीं है तो मैक्सिमम टाइम भी यहां पर डिफाइन नहीं होगा। तो एक बात अपने को समझ में आ गई कि यूनिफॉर्म मीडियम में इनिशियल पोजीशन ए से फाइनल पोजीशन बी तक जाने में लाइट मैक्सिमम जो है टाइम कितना लेगा वो डिफाइन नहीं हो पा रहा है। तो हियर मैक्सिमम टाइम इज नॉट डिफाइंड। लेकिन ध्यान से आप देखो तो मिनिमम टाइम डिफाइन होगा। दो ही बातें हो सकती हैं भाई, ये लाइट की प्रॉपर्टी है। ठीक है भाई, संदीप यादव गुड मॉर्निंग बेटा। लाइट की एक प्रॉपर्टी है, उसी की बात मैं यहां पर कर रहा हूं। या तो समय मिनिमम लेगा या फिर समय मैक्सिमम लेगा। ठीक है, इन दोनों समय में से कोई ना कोई एक समय होगा, आइदर मिनिमम और मैक्सिमम। तो यहां पर मैक्सिमम टाइम डिफाइन नहीं हो पा रहा है इनिशियल ए से फाइनल बी तक जाने में। तो इसका सीधा सा मतलब है कि मिनिमम टाइम जो है यहां पर डिफाइन होना चाहिए। तो मिनिमम टाइम लेगा तो दिस टाइम मस्ट बी डिफाइंड।
यहां पर मिनिमम टाइम लेगा ए से बी तक जाने में। तो बताइए कि मिनिमम टाइम के लिए क्या डिस्टेंस को भी मिनिमम होना पड़ेगा? बिल्कुल। तो इन सारे पाथ में से वो वही वाला पाथ लेकर के ए से बी तक गया होगा जिसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट कम से कम रहा हो। ठीक है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है और डिस्टेंस अगर मिनिमम होगा तो टाइम भी क्या हो जाएगा? मिनिमम। तो आप देख सकते हैं कि ए से बी तक जाने में जो बहुत सारे पाथ हमने दिखाए हैं उनमें से मिनिमम डिस्टेंस वाला जो पाथ है वो स्ट्रेट पाथ ए टू बी है। ए से बी तक जाने में ये जो स्ट्रेट पाथ है यही डिस्टेंस हमारी मिनिमम होगी, बाकियों से सबसे कम डिस्टेंस यही होगी। इसका मतलब इसी पाथ पर चलने में लाइट ने समय सबसे कम लिया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट ए से बी तक जाने में इसी स्ट्रेट पाथ को ही फॉलो करेगा, यानी उसका मोशन कैसा हुआ? प्रोपेगेशन कैसा हुआ? रेक्टिलिनियर। ठीक है, तो ये बात बहुत ही आसानी से दिनकर शर्मा, इन एनी केस वी कैन डिफाइन मैक्सिमम टाइम, बिल्कुल आप डिफाइन कर सकते हैं मैक्सिमम टाइम, उसकी भी बात अभी हम करेंगे। दिनकर शर्मा का क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि लाइट एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में मिनिमम टाइम नहीं मैक्सिमम टाइम ले? बिल्कुल ऐसा होगा। मैंने बताया ना, या तो मैक्सिमम टाइम लेगा या फिर मिनिमम टाइम लेगा। फिर से सुनिए दिनकर, फिर से सुनिए इस बात को। एक जगह से दूसरी जगह तक लाइट को जाने में, ठीक है, या तो मैक्सिमम टाइम लगता है या फिर मिनिमम टाइम लगता है। अगर मैक्सिमम टाइम ले रहा होगा तो मिनिमम टाइम वहां पर डिफाइन नहीं हो पाएगा, और अगर मिनिमम टाइम ले रहा होगा तो फिर मैक्सिमम टाइम वहां पर नहीं हो पाएगा। ठीक है, कुछ केसेस में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में लाइट मिनिमम समय लेता है, तो कुछ केसेस में लाइट मैक्सिमम समय भी लेता है। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, इन ए यूनिफॉर्म मीडियम, इनिशियल पोजीशन ए से फाइनल पोजीशन बी तक जाने में लाइट के द्वारा लिया गया जो समय था वो मिनिमम वाला समय था, मैक्सिमम समय यहां पर डिफाइन नहीं हो पा रहा है। दिस इज द केस ऑफ मिनिमम टाइम। तो दिनकर का जो क्वेश्चन था कि इन एनी केस वी कैन डिफाइन मैक्सिमम टाइम, तो आंसर इज यस। ऐसे केस बन सकते हैं जिनमें समय मैक्सिमम लगेगा, मैं वो भी आपको अभी आगे दिखाने वाला हूं जहां पर मैक्सिमम समय लगता है। ठीक है दिनकर? ओके बेटा, आई थिंक आपकी ये क्वेरी क्लियर हो गई होगी। ओके, सीक्रापा एम, गुड मॉर्निंग बेटा। तो यहां पर अपने को ये रिजल्ट प्रूफ हो गया, बिल्कुल ये थ्योरेटिकली ही हम लोगों ने रिजल्ट को प्रूफ कर लिया। स्ट्रेट लाइन पाथ के ऊपर चलता है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन करता है लाइट, कब? जब उसका मीडियम कैसा हो? यूनिफॉर्म। तो इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट कि इन ए यूनिफॉर्म मीडियम लाइट ऑलवेज प्रोपेगेट रेक्टिलिनियरली, स्ट्रेट लाइन पाथ के ऊपर चलेगा। ठीक है, और क्यों चलेगा इस बात को हम लोगों ने समझा इसके प्रॉपर्टी से। और प्रॉपर्टी क्या है लाइट की? कि लाइट जो है या तो मैक्सिमम टाइम लेगा या फिर मिनिमम टाइम लेगा। क्लियर हो गई होगी ये बात? तो चलिए आगे की बात करते हैं। अब मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, लेट दिस इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मान लो कि ये कोई एक प्लेन मिरर है, दिस इज ए प्लेन मिरर। इसके ऊपर के सरफेस से जो है लाइट रेज का क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। इसके ऊपर का मीडियम बिल्कुल यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मीडियम है। और एक बात हम लोग अच्छे तरीके से सीख चुके हैं अब कि यूनिफॉर्म मीडियम में लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ पर ही चलेगा। तो चलिए इसी ऊपर के मीडियम में हमने जो है यहां पर दो पॉइंट मार्क कर दिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। टारगेट हमारा फिर से वही है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। क्या है टारगेट भाई? कि लाइट को ए से बी तक हमें पहुंचाना है। कोई लाइट ए से चल करके बी तक पहुंचना चाहती है, बट डायरेक्टली नहीं। जैसे अभी इसके पहले हमने डायरेक्टली ए से बी तक पहुंचाया था, तो स्ट्रेट पाथ पर चल करके वो पहुंच गई। तो यूनिफॉर्म मीडियम में चलेगा तो बिल्कुल दिमाग में रखो आप कि हमेशा जो है एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर ही चलेगा। ठीक है, ठीक है आपका सर, टाइम टेकन इन डिफरेंट पाथ विल बी सेम? नहीं,
डिफरेंट पाथ पर समय सेम नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि यूनिफॉर्म मीडियम में, फिर से सुनिए भाई, इन यूनिफॉर्म मीडियम क्या कांस्टेंट हो जाएगा? स्पीड। ठीक है, लाइट की वेलोसिटी तभी चेंज होगी जब मीडियम चेंज होगा। डिफरेंट मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट डिफरेंट होती है। ठीक है, लेकिन एक ही मीडियम में लाइट अगर जब तक चलेगी उसकी वेलोसिटी हर जगह पर क्या रहेगी? सेम। तो इन यूनिफॉर्म मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या हो गई भाई? सेम, मतलब कि कांस्टेंट। अब अगर इसी यूनिफॉर्म मीडियम में हम लोग इनिशियल पोजीशन ए से फाइनल पोजीशन बी तक जाएं तो जाने के लिए बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, और पाथ अगर आप चेंज करोगे तो पाथ की लेंथ भी चेंज होगी। पाथ की लेंथ चेंज होगी, जैसे एक पाथ हम लोग ये ले लें, इस पाथ पर अगर लाइट चले तो उसके द्वारा डिस्टेंस कवर्ड ये होगा इसकी लेंथ के बराबर। एक पाथ ऐसे आप ले लो, इसकी लेंथ कुछ और होगी। एक पाथ ऐसे ले लो ए से बी तक जाने के, यानी डिफरेंट पाथ के लेंथ भी क्या होंगे? डिफरेंट। और अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट डिफरेंट होगा तो टाइम की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। अब यूनिफॉर्म मीडियम में स्पीड तो कांस्टेंट है भाई, इसका मतलब कि टाइम किसके प्रोपोर्शन में आ गया? डिस्टेंस के। और पाथ अगर चेंज करोगे, पाथ अगर डिफरेंट होंगे तो उस पाथ की लेंथ भी डिफरेंट होगी, मतलब कि लाइट के द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस जो है अलग अलग होगी, और डिस्टेंस अगर अलग अलग होगा तो उसके द्वारा लिया गया समय भी अलग अलग होगा। ठीक है, सलोनी विश्वकर्मा, ओके बेटा। मनोज कुमार शर्मा, मनोज कुमार शर्मा, हेलो बेटा। तो शेखर पा एम, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आपने लिखा कि टाइम टेकन डिफरेंट पाथ विल बी सेम। ठीक है ना, तो डिफरेंट पाथ पर जो है लिया गया समय जो है सेम हो भी सकता है और नहीं भी सेम हो सकता है। सेम कब होगा? जब उन डिफरेंट पाथ की लेंथ जो है सेम होगी। ठीक है, लेकिन अगर उन डिफरेंट पाथ की लेंथ जो है अलग अलग है तो उस पर लिया गया समय भी क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक, तो हमने अभी आपको जो सिखाया उसमें आपको यह याद रखना है कि इन ए यूनिफॉर्म मीडियम लाइट ऑलवेज प्रोपेगेट रेक्टिलिनियरली। स्ट्रेट लाइन पाथ पर ही चल करके इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक लाइट जाएगी यूनिफॉर्म मीडियम में। और क्यों ऐसा होगा, इस बात को हम लोगों ने जो है प्रूफ करके देख लिया। क्योंकि लाइट हमेशा उसी पाथ पर चलेगी जिस पर चलने में समय या तो मिनिमम या फिर मैक्सिमम लगे। ओके, नाउ हियर वी डिस्कस इन ए यूनिफॉर्म मीडियम। ये दोनों पॉइंट ए और बी हमारे यूनिफॉर्म मीडियम में है, इसके ऊपर का मीडियम बिल्कुल सेम है। और यूनिफॉर्म मीडियम में अगर लाइट चलेगी तो हम लोग अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि उसका पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अब हम लोग चाहते हैं कि इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन बी है, लाइट इनिशियल ए से फाइनल बी तक जाए, बट डायरेक्टली नहीं, आफ्टर द रिफ्लेक्शन थ्रू दिस मिरर। ठीक है, यानी कि लाइट को पहले ए से चल करके इस मिरर के ऊपर आना पड़ा होगा और इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के जो है लाइट को बी पर पहुंचना होगा। समझ रहे हैं? जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि लाइट ए से चल करके मिरर के इस पॉइंट पर आकर के इंसिडेंट हो गई, पाथ हमने स्ट्रेट लाइन क्यों दिखाया? क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि यूनिफॉर्म मीडियम में लाइट हमेशा कौन से पाथ पर चलेगा? स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलेगा। तो चलिए भाई, ए से स्ट्रेट लाइन पाथ पर चल करके लाइट, यहां पर अगर हम लोग कोई एक लाइट का सोर्स रख दें, ठीक है ना, अगर लाइट का सोर्स हम लोग रख दें तो हमारे इस सोर्स से बहुत सारी लाइट की एनर्जी जो है हर डायरेक्शन में जाकर के इंसिडेंट हुई होंगी। इस पॉइंट ए से जो है बहुत सारी लाइट की एनर्जी आकर के मिरर के हर पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही होगी, वहां से लाइट की एनर्जी इस पॉइंट पर भी इंसिडेंट हुई होगी, यहां पर भी जाकर के लाइट एनर्जी इंसिडेंट हुई होगी, यहां पर भी लाइट एनर्जी इंसिडेंट हुई होगी। हम लोग यहां पर रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो एनर्जी को एज ए रे के फॉर्म में दिखा रहे हैं। बेसिकली ये सब लाइट की एनर्जीज हैं, रे के फॉर्म में हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो लाइट की एनर्जी हमारे मिरर के हर पॉइंट पर आकर के इंसिडेंट हो रही होगी, यहां पर भी जो है लाइट की एनर्जी आकर के इंसिडेंट हुई होगी। ठीक है, और स्ट्रेट पाथ पर ही जो है प्रोपेगेट करके जो है मिरर के हर पॉइंट पर जाकर के लाइट इंसिडेंट हो गई।
अब इस मिरर के ऊपर से इंसिडेंट होने के बाद तो मिरर के ऊपर से लाइट का एनर्जीज का रिफ्लेक्शन होगा। ये सारी की सारी लाइट की एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई होंगी। अब इनमें से केवल एक ही ऐसी लाइट एनर्जी होगी या लाइट रे होगी जो रिफ्लेक्ट होकर के इस पॉइंट बी से जो है पास होगी। सभी के सभी जो है पॉइंट बी से पास नहीं हो सकती हैं। ठीक है, एक यूनिक लाइट रे ही होगी जो यहां मिरर से जो है रिफ्लेक्ट होकर के इस पॉइंट बी से पास होनी है। तो वो कौन वाली लाइट रे होगी जो रिफ्लेक्ट होने के बाद पॉइंट बी से पास होगी, यही अपने को पता करना है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये लाइट रे नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन, ऐसे और भी लाइट एनर्जीज होंगी जो मिरर के हर पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही हैं। क्या ये सबकी सब जो है रिफ्लेक्ट होकर के पॉइंट बी से पास होंगी? नहीं, रिफ्लेक्ट तो सभी होंगी, लेकिन सभी रिफ्लेक्ट होकर के इस पॉइंट बी से पास नहीं होंगी। इन सब में से केवल और केवल एक यूनिक लाइट रे होगी जो रिफ्लेक्ट होकर के इस पॉइंट बी से पास होगी। और वही हमारा टारगेट है कि लाइट की एनर्जी ए से चल करके बी तक जाए आफ्टर द रिफ्लेक्शन। तो इन सभी में से कौन सी लाइट एनर्जी होगी जो आफ्टर रिफ्लेक्शन पॉइंट बी से पास होगी? बहुत ही बेसिक चीज है, ध्यान से समझिए, क्योंकि ये सारी चीजें आप अगर सीख जाओगे तो आगे हम लोग जो इमेज वगैरह का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर वगैरह, तो वो चीजें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही बेसिक चीज है, इसको ध्यान से आपको सीखने की जरूरत है। दिनकर शर्मा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, बिल्कुल सही, ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। दिनकर ने जो आंसर दिया कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज द इंसिडेंट एंगल एंड एंगल आर इज द रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है भाई, ये दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यही तो अपने को प्रूफ करना है। बट यहां पर मेरा क्वेश्चन क्या है वो आपको बताना है। मैंने आपको ये सिखाया कि पॉइंट अगर ए पर कोई लाइट का सोर्स रखें तो उस लाइट सोर्स से लाइट की एनर्जी हमारे मिरर के हर पॉइंट पर जाकर के इंसिडेंट होंगी, हर पॉइंट से जो है मिरर ने रिफ्लेक्ट किया होगा और उन्हीं में से मिरर के किसी न किसी एक पॉइंट से ही रिफ्लेक्ट होकर के लाइट पॉइंट बी से पास होगी। तो मिरर का वो कौन सा पॉइंट है या इनमें से कौन सी लाइट एनर्जी है जो रिफ्लेक्ट होकर के पॉइंट बी से पास हो रही है, वो अपने को ढूंढना है, पता करना है। तो इसे कैसे पता करेंगे? वही पुराना कॉन्सेप्ट है भाई। कॉन्सेप्ट क्या था कि लाइट हमेशा एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में उसी पाथ को फॉलो करेगा, उसी पाथ पर चल करके पहुंचेगा जिस पर चलने में समय या तो मिनिमम ले या फिर मैक्सिमम ले। समय या तो मिनिमम ले या फिर मैक्सिमम ले। चलिए, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि यही वाली मैंने फर्स्ट वाले को रिफ्लेक्ट करा करके बी पर पहुंचा दिया, किसी ने कहा कि नहीं सेकंड वाला रिफ्लेक्ट होकर के बी पर जाएगा, किसी ने कहा नहीं सर थर्ड वाला रिफ्लेक्ट होकर के बी से जाएगा, किसी ने कहा फोर्थ वाला जाएगा, किसी ने कहा फिफ्थ वाला जाएगा। इस प्रकार से सबके आंसर्स अलग अलग अगर मान लो आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इनमें से केवल एक यूनिक वाला लाइट रे ही ऐसा होगा जो बी पर पहुंच रहा होगा, उसके अलावा और कोई भी लाइट रे बी पर नहीं पहुंचेगी। तो पांचों में से केवल एक ही ऐसा होगा जो बी पर पहुंच रही होगी, बाकी जो है चार नहीं पहुंचेंगी। तो वो कौन एक है जो बी पर पहुंचेगी, उसे पता करने का तरीका लाइट का वो फिनोमेना क्या है। फिनोमेना कि लाइट हमेशा उसी पाथ पर चलेगा। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि जो है ये बात आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए कि लाइट हमेशा उसी पाथ को फॉलो करेगा भाई जिस पाथ पर चलने में समय या तो मिनिमम लगे या तो मैक्सिमम लगे। यानी हम लोगों का जो मेन काम है ये पता करना कि इन पांचों में से जो है वो वाला पाथ पता करें जिस पाथ पर चलने में समय या तो मिनिमम लगा हो या तो मैक्सिमम लगा हो। क्लियर है ये? अब यूनिफॉर्म मीडियम है, मतलब कि स्पीड क्या हो गई, कांस्टेंट। इन पांचों में से किसी भी पाथ पर चलाओ तो उसकी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो फिर से वही बात हमें टाइम की करनी है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड तो भाई पांचों में के लिए क्या होगी, सेम होगी। मतलब टाइम प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यानी हमें एक्चुअली में मैथमेटिकली यहां पर यह चेक करना है कि इन पांचों में से जो है किसकी डिस्टेंस जो है या लेंथ जो है सबसे
कम है या ज्यादा है। अगर डिस्टेंस मिनिमम होगा तो समय मिनिमम लेगा, और डिस्टेंस अगर मैक्सिमम होगा तो समय मैक्सिमम होगा। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो ज्योमेट्रिकली ये बात समझ में आ रही है कि मैक्सिमम डिस्टेंस डिफाइन नहीं हो पाएगा। जैसे अगर मैं एक लाइट रे ये ले लूं और इसे रिफ्लेक्ट करा करके बी पर पहुंचाऊं, तो भाई इसके द्वारा इस वाले पाथ पर चली गई डिस्टेंस बाकियों से क्या होगी? ज्यादा होगी। क्या इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल है, इससे ज्यादा। एक लाइट रे यहां पर ले आकर के इंसिडेंट कर लो आप, और इसे रिफ्लेक्ट करा करके बी पर पहुंचाओ, तो ये पहले वाले से भी क्या हो गया? ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ज्योमेट्रिकली अपने को दिख रहा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पाथ इनमें से कौन है, वो डिफाइन नहीं हो पाएगा। और मैक्सिमम डिस्टेंस डिफाइन नहीं हो पाएगा तो टाइम के मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ऑल्सो हियर मैक्सिमम टाइम इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैक्सिमम टाइम डिफाइन नहीं हो पाएगा, नॉट डिफाइन। दो ही बातें होती हैं, या तो मैक्सिमम टाइम वाला पाथ लेगा या फिर मिनिमम टाइम वाला पाथ लेगा। तो यहां पर भी जो है मैक्सिमम टाइम डिफाइन नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब कि कौन सा पाथ ले रहा होगा? जिसमें चलने में समय मिनिमम लगा होगा। ठीक है भाई? दिनकर शर्मा, मनोज कुमार शर्मा, कॉलोनी विश्वकर्मा, सबको मेरी बात क्लियर हो रही होगी? ओके। तो चलिए, एक बात तो अपने को समझ में आ गई कि इन पांचों में से या और भी जितने भी हम लोग जो है लाइट एनर्जी मिरर के ऊपर इंसिडेंट कराए हैं, तो उनमें से लाइट ए से बी तक जाने में आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ को फॉलो करेगा जिसमें लिया गया समय मिनिमम रहा होगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम यहां पर डिफाइन नहीं हो पा रहा है। तो चले भाई, अब अपने को यह समझ में आ गया कि मिनिमम टाइम वाला ही केस यहां पर होगा। तो चलो इसको हम लोग अब यूज करते हैं मैथमेटिकली, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को जो है प्रूफ करके देखते हैं। ठीक? तो दिनकर शर्मा आ जाइए, फिर से वही जो आपने अभी लिखा था, आई इज इक्वल टू आर, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, बचपन से हम लोग पढ़ करके आए हैं, क्लास 10th से हम लोगों को ये पढ़ाया जाता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सबको मालूम है। लेकिन अब हम लोग जो है ये देखेंगे कि क्यों आई और आर की वैल्यू सेम होती है। तो दो तरीके से मैं आपको इसे सिखाऊंगा, एक तो बिल्कुल बेसिक तरीका जो हमारी प्रॉपर्टी है उससे, और एक जो है शॉर्ट मेथड भी सिखाएंगे। पहले बेसिक से हम लोग देखते हैं। तो चलिए, मान लो कि ये हमारा जो है मिरर है भाई, ठीक है? दिस इज मिरर, जहां से लाइट रे को रिफ्लेक्ट होकर के ए से बी तक जाना है। ये दो पॉइंट ए और बी चलिए हमने यहां पर मार्क कर दिए हैं, ये फिक्स पॉइंट है। ए भी फिक्स है और बी भी फिक्स्ड है। ठीक है? अब लाइट रे जो है पॉइंट ए से जो है चल करके मिरर के ऊपर आकर के ये इंसिडेंट हो गई, और इसी लाइट रे को मान लो कि हालांकि पॉइंट ए से लाइट की एनर्जी मिरर के हर पॉइंट पे जा रही होगी, हम लोग उनमें से केवल उस वाले लाइट रे को ले रहे हैं जो रिफ्लेक्ट होकर के पॉइंट बी पर पहुंच रही है। अब अपने को नहीं पता कि मिरर के किस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर के वो बी पर जाएगी, तो चलो मान लेते हैं कि वो पॉइंट ये है पी। ठीक है? अननोन पॉइंट है ये पी। हमने यहां पर मान लिया कि इसी पॉइंट पी से ही जो है लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होकर के पॉइंट बी पर पहुंचेगी। ठीक है भाई? अब जो है मान लीजिए पॉइंट पी से जहां से रिफ्लेक्शन हुआ उस जगह पर नॉर्मल जो है वो ये है। ये क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। नॉर्मल से इस लाइट रे के बीच का एंगल चलो हम लोग मान लेते हैं θ1 है, और इस वाले लाइट रे का एंगल नॉर्मल से मान लेते हैं θ2 है। इसे हम लोग इंसिडेंट रे बोलेंगे और इसे रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। और इस θ1 को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल और θ2 को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक? सुशील यादव, ओके बेटा। अभी अपने को नहीं पता है कि θ1 और θ2 इक्वल होंगे। आपको हालांकि मालूम है कि ये दोनों एंगल सेम होते हैं, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। अपना काम यही तो है ही कि दोनों एंगल को इक्वल दिखाना। अगर हम लोग मैथमेटिकली इसको इक्वल दिखा पाते हैं तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ हो जाएगा।
तो थीटा 1 और थीटा 2 को हमें सेम दिखाना है। अब इसको दिखाने के लिए लाइट की उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल चलिए करते हैं। ये पॉइंट ए और पॉइंट बी फिक्स हैं भाई, ठीक है। पॉइंट ए और पॉइंट बी फिक्स हैं, इसका मतलब कि मिरर से इन दोनों पॉइंट की हाइट जो है वो हाइट भी फिक्स हो गई है। मान लो कि ये हाइट h1 है और ये हाइट h2 है, ठीक। और दोनों पॉइंट अगर फिक्स हैं तो दोनों के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी फिक्स हो गई है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, चलो अगर हम लोग डी मान लें तो ये डी भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। यानी कि H1 और H2 और D कांस्टेंट हो गए। H2 भी कांस्टेंट है, H1 भी कांस्टेंट है और ये D भी कांस्टेंट हो गया। वेरिएबल कौन है भाई, थीटा 1 और थीटा 2, क्योंकि ये पॉइंट P वेरिएबल है। ये पॉइंट P मिरर का कौन सा पॉइंट है वो अपने को नहीं मालूम है। अगर पॉइंट P को हम लोग आगे या पीछे खिसकाएंगे तो ये थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। तो थीटा 1 और थीटा 2 वेरिएबल है। फिक्स क्या है, H1 H2 एंड D, क्योंकि पॉइंट A और B फिक्स हैं, ठीक है। तो चलिए मान लो कि ये डिस्टेंस जो है x है, यहां तक की डिस्टेंस d है, ये x है, तो ये डिस्टेंस d माइनस एक्स हो जाएगा। कितना हो गया, d माइनस एक्स। x वेरिएबल है क्योंकि पॉइंट P जो है हमारा वेरिएबल है। पॉइंट P कहीं पर भी हो सकता है इस मिरर के ऊपर, तो अगर पॉइंट P चेंज करेंगे तो ये x की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज। तो दिस x इज वेरिएबल, मतलब कि ये अपने को नहीं पता, दिस इज नॉट फिक्स, ठीक। तो चलिए अब हम लोग काम करते हैं। मीडियम यूनिफॉर्म है, इसका मतलब कि जो स्पीड होगी वो स्पीड क्या होगी भाई, कांस्टेंट होगी। ए से बी तक जो लाइट जा रही है वो एक ही स्पीड से गई होगी, और स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब टाइम प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। संदीप यादव, 4:1 2 3 4 5, उसी की बात कर रहे हैं बेटा। इसके पहले हम लोगों ने जो 5 लाइट रे दिखाया था, उन पांचों में से कौन सी लाइट रे ए से बी तक पहुंची होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, उसी को तो पिकअप करना है। तो उसी को पता करने के लिए हम लोग लाइट की उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें यह बोला जाता है कि लाइट हमेशा उस पाथ पर चलता है जिस पर चलने में समय या तो मिनिमम ले या तो मैक्सिमम ले, ठीक है। और उसी प्रॉपर्टी से जो है हम लोग पता कर लेंगे कि कौन वाली लाइट रे ए से बी तक पहुंची होगी। 1 2 3 4 5 में से कोई ना कोई एक ऐसी लाइट रे रही होगी जो ए से बी तक पहुंची होगी, ठीक है। तो उसी को पता करते हैं। तो सुनिए फिर से, तो यहां पर अभी हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ कर रहे हैं, ठीक। इसको ध्यान से आप समझिए। तो यूनिफॉर्म मीडियम में सारा काम हो रहा है, मतलब स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि टाइम प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस आ जाएगा। और अभी इसके पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि इस केस में टाइम मिनिमम वाला ही पॉसिबल होगा, मैक्सिमम टाइम पॉसिबल नहीं होगा। और मिनिमम टाइम होने के लिए डिस्टेंस को क्या होना पड़ेगा भाई, मिनिमम, क्योंकि टाइम प्रोपोर्शनल टू एस आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है, और टाइम मिनिमम होने के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट रे मस्ट बी मिनिमम होना है। तो हमारे पास मैथमेटिक्स आ गई। हमारे पास मैथमेटिक्स ये आ गया कि जो पाथ हम लोग लेकर के ए से बी तक गए हैं, लाइट को लेकर के ए से बी तक आफ्टर रिफ्लेक्शन पहुंचाए हैं, निश्चित तौर पर इस पाथ की लेंथ क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। क्योंकि अगर इस पाथ की लेंथ मिनिमम होगी तभी इस पाथ पर चलने में समय भी क्या लिया होगा उसने, मिनिमम। हमें समय को मिनिमम करना है, उस समय को मिनिमम करने के लिए यहां पर हमें डिस्टेंस को मिनिमम करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ए से बी तक जो है इस लाइट रे को इस पाथ के ऊपर चला करके पहुंचाया, तो ये श्योर है कि इस पाथ पर चलने में समय जो लगा होगा लाइट के द्वारा वो मिनिमम लगा होगा, कम से कम लगा होगा। और टाइम को कम से कम होने के लिए इस पाथ की लेंथ क्या करनी पड़ेगी भाई, हमें मिनिमाइज करनी पड़ेगी। तो हमारे पास मैथमेटिक्स ये आ गई कि इस पाथ की लेंथ को निकालो और उस लेंथ को क्या कर दो, मिनिमम कर दो भाई। और किसी भी फंक्शन की मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम लोग क्या करते हैं मैथमेटिक्स में, डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इक्वल टू 0।
यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, मान लो अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई एक फंक्शन हो यार, ठीक है संदीप। तो मैंने कहा कि y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन की मैक्सिमा या मिनिमा दोनों के लिए y को मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए इसका डिफरेंशिएशन जो है जीरो के इक्वल होना चाहिए। डेरिवेटिव हम लोग इक्वल टू जीरो करते हैं, यही काम अपने को करना है। तो ओवरऑल फिजिक्स जहां तक थी वो हम लोगों ने सीख ली। इसके बाद तो मैथमेटिक्स है। क्या है फिजिक्स भाई? कि अगर लाइट को ए से बी तक ले जा रहे हो आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द पॉइंट पी, देन it must be time taken by the light on this path is either minimum or maximum। और यहां पर मैक्सिमम टाइम डिफाइन नहीं हो पाएगा, तो कौन सा टाइम होना चाहिए फिर? मिनिमम। और यहां पर टाइम को मिनिमम होने के लिए इसी पाथ की लेंथ जो होगी वो मिनिमम होनी चाहिए। तो चलो मान लो कि ये लेंथ S1 है और ये लेंथ S2 है। इस लेंथ को हम लोग इस ट्रायंगल से लिख सकते हैं। बताइए भाई, इस ट्रायंगल से ये लेंथ कितनी आएगी? पाइथागोरस का थ्योरम, तो दिस इज रूट ऑफ h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिख रहा होगा सबको? ठीक है। ऐसे ही अगर इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग बात करें तो ये लेंथ भी आप लिख सकते हो, दिस लेंथ इज व्हाट? h2 स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट, ए से बी तक जाने में जो उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, इन्हीं दोनों लेंथ का क्या हो गया? समेशन हो गया। तो दिस इज रूट ऑफ h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ h2 स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, h2 स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, सब लोग समझ रहे हैं? तो अपने को डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट रे आ गई। ठीक है। अब इसी डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है हमें, तो लिख लो फॉर एस मिनिमम, क्योंकि टाइम मिनिमम होना है और टाइम मिनिमम होने के लिए इस डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा? मिनिमम करना पड़ेगा। तो हम लोग चाहे टाइम मिनिमम कर लें चाहे डिस्टेंस मिनिमम कर लें, बात तो एक ही है। तो फॉर एस मिनिमम, जैसे ही एस मिनिमम हुआ डिस्टेंस मिनिमम हुआ, वैसे ही इसका टाइम भी क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। तो फॉर एस मिनिमम डी बाई डी एक्स, एक्स का फंक्शन है ये, बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इसी का डेरिवेटिव करो और इक्वल टू क्या कर लो भाई? जीरो कर लो। ओके सुशील, अब डिफरेंशिएशन करना आपको आना चाहिए, सबको डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं भाई, डी एस बाई डी एक्स करते हैं। दिस इज इक्वल टू, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका डेरिवेटिव आप लिखेंगे 1/2 रूट ऑफ h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ट्वाइस एक्स। इसका डेरिवेटिव हो गया, प्लस इस वाले का डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ h2 स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और अंदर वाले का भी डेरिवेटिव आप करोगे तो दिस इज कम्स आउट 2 टाइम्स ऑफ d माइनस एक्स इंटू -1। ठीक है, तो आप डिफरेंशिएशन इसका कर लेंगे, सबको डेरिवेटिव आता है। एमडी साफी, गुड मॉर्निंग बेटा। तो इसका डेरिवेटिव ये आ गया। अब डेरिवेटिव आने के बाद इसको इक्वल टू आप जीरो कर लेंगे। ठीक है भाई, ये डिफरेंशिएशन करना आपका अपना खुद का काम है। 12वीं क्लास आप लोग पास करके आए हो तो आई थिंक आपको डिफरेंशिएशन करना आता है। ठीक है, मैंने ये डिफरेंशिएशन आपके सामने लिख दिया है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं और इसे खुद से जो है आप करके देखिएगा, डिफरेंशिएशन खुद से करके देखिएगा। जिन लोगों को डिफरेंशिएशन करना नहीं आता है वो लोग मुझे अलग से जो है कमेंट करके बता देंगे, मैं उसको जो है अलग से जो है उनको डिफरेंशिएशन करने के तरीके वगैरह सिखा दूंगा। तो फिलहाल आपको हम मान के चल रहे हैं कि डिफरेंशिएशन करना आपको आता है, सिंपल डेरिवेटिव है, सबसे हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया,
बिल्कुल, यहां से ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो यहां से रिजल्ट आपको क्या मिलेगा भाई, x अपॉन रूट ऑफ h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू है। यहां पर ये माइनस है, ध्यान रखिएगा, माइनस डी माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ h2 स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये टर्म आ गया। अब इसी को हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं, तो x बाई रूट ऑफ h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको उधर ले जाओ, इज इक्वल टू डी माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ h2 स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया रिजल्ट। ठीक है भाई, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, फिजिक्स तो बिल्कुल यहां पर हो ही नहीं रही है, क्या हो रहा है, मैथमेटिक्स। ठीक, अब ध्यान से देखो ये टर्म क्या है भाई, फिगर को देखिए आप, ये एंगल अगर θ1 तो क्या ये वाला एंगल भी θ1 हो गया? आना बोलना पड़ेगा भाई सबको कमेंट के थ्रू। ऐसे अगर ये वाला एंगल θ2 है तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया, θ2 हो गया। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल, फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्रायंगल, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन θ1 की वैल्यू क्या होगी, तो फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्रायंगल साइन θ1 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब x बाई रूट ऑफ h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये जो टर्म है वो साइन θ1 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अब इस टर्म को आप ध्यान से देखो, इसी ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में देखो आप, तो फ्रॉम दिस ट्रायंगल साइन θ2 की वैल्यू अगर लिखा जाए तो दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डी माइनस एक्स अपॉन हाइपोटेनियस रूट h2 स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब दिस इज साइन θ2। ठीक है, ओके, सुषमा यादव, ओके बेटा, तो साइन θ1 इज कम्स आउट साइन θ2, यानी θ1 इज इक्वल टू θ2। यही तो चाहिए था भाई अपने को, यही तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। θ1 क्या था, इंसिडेंट एंगल, θ2 क्या था, रिफ्लेक्टेड एंगल, और दोनों एंगल की वैल्यू क्या आ गई, सेम। लेकिन ध्यान रहे कब सेम आया, जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट क्या किया था, मिनिमम, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट मिनिमम कब होगा, जब यहां पर समय मिनिमम होगा। तो ओवरऑल हमारा कॉन्सेप्ट मेन वही है कि इस पाथ ए से बी तक जाने में लाइट के द्वारा लिया गया समय क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है, और ये मिनिमम समय होगा तो निश्चित तौर पर ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अभी संदीप जी ने पूछा था, इसके पहले का जो फिगर हम लोगों ने बनाया था, हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो प्रूफ हो गया। संदीप के क्वेश्चन पर आते हैं। संदीप ने क्वेश्चन पूछा था भाई कि ये जो 5 लाइट रे डायग्राम हम लोगों ने बनाए थे, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाइट रे को पहुंचाना है। ठीक है, हमने एक लाइट रे जो है मिरर के ऊपर, ये मिरर लिया था, इंसिडेंट करा करके बी पर पहुंचाया था, लाइट रे नंबर 1 का नाम दिया था। एक लाइट रे जो है मैंने यहां पर ले आकर के इंसिडेंट करा करके बी पर पहुंचाया था, लाइट रे नंबर 2 का नाम दिया था। एक लाइट रे जो है यहां पर इंसिडेंट कराया था, रिफ्लेक्ट करा करके बी पर पहुंचाया था। ऐसे ही 5 लाइट रे डायग्राम मैंने आपको दिखाए थे और पूछा था कि इनमें से कौन सी लाइट रे 1 2 3 4 5 में से, इन पांचों में से कौन सी लाइट रे जो है ए से चल करके बी तक पहुंची होगी वाया रिफ्लेक्शन, तो उनमें से केवल एक यूनिक लाइट रे रही होगी, और वो लाइट रे कौन सी रही होगी, वो वाली जिस पर चलने में जिस पाथ पर चलने में लाइट ने समय या तो मिनिमम लिया होगा या तो मैक्सिमम। और अभी हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ करके देखा कि समय उसी पाथ पर मिनिमम होगा जिसमें
थीटा 1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए भाई? थीटा 2 के इक्वल हो जाए। तो यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें, इस जगह पर नॉर्मल ड्रा करोगे तो ये एंगल और ये एंगल मिलेंगे, इस जगह पर नॉर्मल ड्रा करोगे तो ये एंगल, इस जगह पर नॉर्मल ड्रा करेंगे, ऐसे अलग अलग जगह पर नॉर्मल ड्रा करेंगे। जिस केस में ये एंगल सेम होंगे, मान लो ये थीटा 1 और ये थीटा 2 है, और केवल एक ही केस ऐसा मिलेगा जिसमें ये एंगल सेम आएंगे, उसी वाले पाथ को लाइट फॉलो करेगा। अगर मैंने बोला कि सेकंड वाले पाथ पर जो है ये एंगल सेम हो रहा है, तो इसी वाले पाथ को फॉलो करेगा, बाकियों को फॉलो नहीं करेगा। तो इन पांचों में से वो वाला लाइट रे होगा जो ए से बी तक गया होगा, जिसमें ये एंगल क्या रहे होंगे? सेम। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है ये? अब इस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को जो है प्रूफ तो हम लोगों ने समझ लिया। अब इस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का हम लोगों को वेक्टर फॉर्म देखना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि इस पर जो है डेटा वाइज क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, और मैक्सिमम लोग जो है इसमें गलतियां करते हैं, क्योंकि जहां पर भी 3D की बात आ जाती है, कोई इंसिडेंट लाइट रे 3 डायमेंशन में है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे भी 3 डायमेंशन में है, नॉर्मल भी जो है 3D वगैरह में अगर दिया जाए, किसी प्लेन वगैरह में दिया जाए, तो वहां पर जो है हम लोग ये नहीं फाइंड कर पाते हैं कि रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट रे किस डायरेक्शन में जाएगी। तो हमें इसका जो है वेक्टर फॉर्म जो है मालूम होना चाहिए। तो मैं यहां पर उसे एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्योंकि यहां से जो है आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेक्टर फॉर्म ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, तो चलिए इसको देखते हैं। मान लो ये हमारा प्लेन मिरर है, अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग जो है करके आ चुके हैं। कोई एक लाइट की रे आई यहां पर, पॉइंट पी पर जाकर के इंसिडेंट हो गई और रिफ्लेक्ट होकर के ये चली गई। ठीक है, इसे हम लोग इंसिडेंट रे बोलेंगे, इसे रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, इसे नॉर्मल बोलेंगे। तो ये दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस इज द इंसिडेंट रे। ठीक, इसे आप लोग नोट कर लें। इसका डिस्कशन जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराने वाला हूं। ओके ओके बेटा आयान सिंह, गुड मॉर्निंग। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, समझ रहे हो? दिस इज इंसिडेंट एंगल एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड एंगल। दोनों एंगल सेम होते हैं, ये बात हम लोग प्रूफ करके देख चुके हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि इफ आई कैप, आर कैप एंड एन कैप आर द यूनिट वेक्टर्स in the direction of incident ray, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रेस्पेक्टिवली। ठीक है, आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। आर कैप क्या है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। एंड सिमिलरली एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। तो दिस इज द नॉर्मल। अच्छा एक बात और, नॉर्मल जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर भी आप ले सकते हो और नीचे भी ले सकते हो। तो हम लोगों ने यहां पर नॉर्मल की डायरेक्शन जो है एबव द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया है। ठीक है, तो दिस इज द एन कैप, दिस इज द आई कैप एंड दिस इज द आर कैप। इन्हीं तीनों यूनिट वेक्टर्स में जो है आपको रिलेशन फाइंड करना है।
तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इन तीनों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन बनता है, उसी इंपॉर्टेंट रिलेशन की हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसे आप नोट कर लो। अगली क्लास में हम लोग इन तीनों यूनिट वेक्टर्स में जो है वो मैथमेटिकल रिलेशन डिराइव कराएंगे, और उसके बाद इस पर बेस्ड जो है कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी अपने को करनी है, क्योंकि इस पर जो है कई बार क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में और इसी आर्टिकल के साथ।